जय हिंद। लास्ट वीडियो में हमने एक सवाल उठाया था, दैट इज नेशनलिस्ट कैसे आ रहे। आज हम उन्हीं फैक्टर्स को समझेंगे जिससे कि नेशनलिस्ट हारे थे। और एक और बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं चाइना की हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको चाइना के बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूँ जिससे कि अपने नॉर्मल भारतवासी चाइना के अगेंस्ट अपनी छोटी सी लड़ाई लड़ सके। जैसे कि चाइना की कंपनीज के प्रोडक्ट्स ना लेना और अपनी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको थोड़ा जागरूक करना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है चाइना की जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनसे कुछ सीखना, या फिर चाइना की जो डिक्टेटरशिप आइडियोलॉजी है उसको भारत में न आने देना। और भी ऐसे बहुत कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे होंगे। फर्स्ट साइनो जापान वॉर 1895 में जापान ने साउथ ओशियन रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना पे कब्जा कर लिया था और क्विंग डायनेस्टी को हरा दिया था, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था अच्छे से। अब 1927 में चाइना में सिविल वॉर चालू था और ये जो सिविल वॉर था 1949 तक थोड़ा थोड़ा चलता रहा था। सिविल वॉर का मतलब होता है दो संगठनों के बीच युद्ध होना, एक ही देश में दो संगठन जो कि थे नेशनलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। 1927 के बाद मेनलैंड चाइना में सिविल वॉर चालू था, लेकिन 1931 में जापान ने फिर से चाइना पर हमला कर दिया और चाइना का एक बहुत बड़ा रीजन मंचूरिया अपने अंडर ले लिया। लेकिन उसके बाद भी चियांग काई शेक धीरे धीरे चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री की राह पर लेकर जा रहे थे, जो कि सन यात सेन का एक विजन था, और चियांग काई शेक इसमें सफल भी हो रहे थे। लेकिन फिर से जापान ने 1937 में चाइना पर हमला कर दिया और फिर हुआ सेकेंड साइनो जापान वॉर। सेकेंड साइनो जापान वॉर इसलिए हुआ था क्योंकि जापान ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि चाइना की कंडीशन अभी हमसे लड़ने की नहीं है, और ये उस वक्त की सच्चाई भी थी। जापान ने चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया था, जो कि तिब्बत से भी बड़ा था। उस वक्त में तिब्बत अलग था और चाइना आज के चाइना से भी छोटा था। वैसे तो सेकेंड साइनो जापान वॉर अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इन इमेजेस में आप देख सकते हो कि जापान ने चाइना पर कैसे धीरे धीरे अपना कब्जा कर लिया। और फिर 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने बॉम्ब डाल दिया था। आपको मालूम होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान की दो सिटीज़ है जहां पर अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब डाल दिया था। इसी एटॉमिक बॉम्बिंग की वजह से जापान वर्ल्ड वॉर 2 हार जाता है और चाइना का जो एरिया जापान ने कैप्चर किया था वो चाइना फटाफट से वापस लेता है। और एक बार सोच कर देखिए कि अगर हिरोशिमा और नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब ना हुआ होता तो चाइना आज इतना बड़ा होता ही नहीं। बहुत सारा पार्ट तो जापान के पास होता और ना ही तिब्बत चाइना का पार्ट होता। बट जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिरता है और चाइना सेकेंड साइनो जापान वॉर जीत जाता है। तो जापान सेकेंड साइनो वॉर एटॉमिक बॉम्ब की वजह से हार जाता है, लेकिन फायदा मिलता है चाइना की नेशनलिस्ट पार्टी को, जिससे वो वापस अपना एरिया कैप्चर कर लेता है। लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा मिला सीसीपी को, मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, सोवियत यूनियन की मदद से वापस से अपना एरिया, अपना डोमिनेंस स्टार्ट कर दिया नेशनलिस्ट के अगेंस्ट। सोवियत यूनियन का मतलब है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये एक्चुअली में रशिया ने स्टार्ट किया था, जो कि 15 कंट्रीज का एक ग्रुप है, और ये सभी कंट्रीज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर चलती है। और इसी वजह से सीसीपी मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को हेल्प मिल जाती है, और फिर सोवियत यूनियन और सीसीपी ने मिलकर नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को बुरी तरीके से मारा। करीब 25,000 लोगों को मारा, और इसी जेनोसाइड का एक बहुत बड़ा कॉज निकल कर आया और उसे बोला जाता है 228 मैसेकर, जो कि 28 फरवरी 1947 को हुआ था।
228 मासैकर के बाद जो बचे हुए नेशनलिस्ट थे उनमें से 7 लाख नेशनलिस्ट लोगों ने सरेंडर कर दिया और उनमें से भी बचे हुए नेशनलिस्ट थे जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री की मांग कर रहे थे, वो छिप गए एक आइलैंड पे और उस आइलैंड का नाम है फोर्मोसा और आज इसी आइलैंड को हम बोलते हैं ताइवान। 1949 में चाइनीज सिविल वॉर खत्म हो जाती है और कम्युनिस्ट पार्टी ने PRC मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एक कम्युनिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। कम्युनिस्टों के प्रेसिडेंट बने माओ जेडोंग ने ताइवान के लोगों को फार्मोसा आइलैंड पे भी नहीं छोड़ा। जेट्स की मदद से ताइवान में घुसे और 5000 समथिंग लोगों को मारा। इसके बाद भी चाइना ने रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब ताइवान पर जुल्म किया, बहुत ज़्यादा किया। सबसे बड़ी समस्या ताइवान को 1972 में हुई। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने क्या किया कि यूएनओ के अंदर एक बिल पास कर दिया जिसका नाम था वन चाइना पॉलिसी और इसी पॉलिसी की वजह से आज ताइवान को एक कंट्री का दर्जा तक नहीं मिला हुआ है और आज 50 साल बाद भी ताइवान को एक कंट्री लेवल तक का दर्जा तक नहीं मिल पा रहा है। कुछ कंट्रीज है जो कि ताइवान को एक कंट्री मानती है। इंडिया भी ताइवान को अभी तक ऑफिशियली कंट्री नहीं मानता है। डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना चाहता है लेकिन बना नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वन चाइना पॉलिसी है। मगर चाइना ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि अगर भारत सरकार ये कह देती है कि हम वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानेंगे तो चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए चाइना ताइवान पर हमला करता रहता है। कभी कभी अपनी वॉरशिप्स चाइना के अंदर भेज देता है जो कि फ्रिगेट होती है और कभी कभी अपने जेट्स ताइवान की स्ट्रीट पे भेज देता है जिससे कि ताइवान को जल्दी से जल्दी कैप्चर किया जा सके। और चाइना ये बात भी अच्छी से जानता है कि ताइवान भी इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है। चाइना को ये बात भी अच्छे से मालूम है कि इंडिया चाइना पर डिपेंडेंट है ऑन द क्राइटेरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर ये बात चाइना जानता है तो भारत सरकार भी अच्छे से जानती है, लेकिन भारत सरकार को अपने इलेक्शन से टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं तो सिर्फ इतना सा कर सकता हूँ कि आपको सच्चाई से वाकिफ करा सकता हूँ, मगर ये आपके ऊपर है कि आप इस सच्चाई को कितना फैलाते हो। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि जब हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। यही हो रहा है भारत सरकार के साथ। भारत सरकार को ये बातें मालूम है लेकिन इस पे एग्जीक्यूट करने में एफर्ट लगता है। इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी भारत को, भारत के लोगों को, लेकिन वो प्रॉब्लम फिर हमें परमानेंट कभी भी नहीं होंगी। एक बार टेम्परेरीली आएंगी और हम ताइवान के साथ रिलेशंस अच्छे करेंगे, उसके बाद चाइना का काम खत्म। चाइना की इकोनॉमी डाउन जाती रहेगी क्योंकि चाइना का इकोनॉमी सिस्टम इंडिया पर बहुत डिपेंडेंट है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कम से कम शेयर करो बस, और इस वीडियो से आपको क्या वैल्यूएबल लगा ये भी ज़रूर बताना। पॉजिटिव्स नेगेटिव्स ज़रूर लिखिएगा सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।